बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबरज़ेरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम अरकान को हदायत कर दी है कि मुस्लिम लीग नून से कोई रब्ता ना रखा जाए, उनके कॉल और मैसेजेस का जवाब ना दिया जाए। पीपल्स पार्टी कश्मीर के मामले पर एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में धांधली कर रही है। इससे कबल मुस्लिम लीग नून की धांधली के हवाले से आवाज़ें PTI से उठती नज़र आती थी। अब पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल हो गई है और बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है, जिसमें वो कहते हैं कि हम विफाक को छोड़ देंगे, आपकी जो हुकूमत है इसके दिन गिने चुने रह गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की सफ़ों से भी इसके जवाब आ रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कोई बात नहीं, कश्मीर का इलेक्शन है, ये ख़त्म हो जाएगा, आपको पुरानी तनख्वाह पर वापस काम करना पड़ेगा। दोनों के दरमियान एक बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इससे कबल एक कमेटी बनाई गई थी जिससे मुज़ाकरात होने थे दोनों के आपस में और कश्मीर के मामले पर बैठना था, लेकिन उस कमेटी के भी इजलास नहीं हो रहे। क्या ये महज बयानबाजी या आपको और मुझे दिखाने की हद तक है, या फिर इसमें वाकई कोई सब्सटेंस मौजूद है? दोनों अलहदगी भी इख्तियार कर सकती हैं। इस पर बात करेंगे। अगर देखा जाए पीटीआई की सियासत जलसे जुलूसों तक रही और उसके बाद अब लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया गया है, सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं नाज़रीन कि ये एक दिन का लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इस लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे, वो खुद आएंगे, लेकिन ये एक दिन से ज़्यादा का लॉन्ग मार्च होगा और इस लॉन्ग मार्च का मतलब जो है वो रिहाई नहीं है। इमरान खान साहब को रिहाई तो अदालतों से मिलेगी, ये इमरान खान साहब तक रसाई है और रसाई का मतलब है यानी उनसे मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए या उनके केसेस जो हैं अदालतों में लगा दिए जाएं। इतना बड़ा लॉन्ग मार्च आप करके आएँ और ये दोनों मुतालबे आपके लॉन्ग मार्च से पहले पूरे हो जाएं, तो क्या तहरीके इंसाफ लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देगी? और फिर अदालतों में जब केसेस लगते हैं तो आपको मालूम है कि लंबी लंबी तारीखें भी दी जाती हैं। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है, ये भी आज डिबेट का हिस्सा होगा। हमें ज्वाइन किया है शुमाइला राना साहबा ने, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद हैं। सैयदा शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमें ज्वाइन किया शौकत यूसुफजई साहब ने, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शैला साहिबा, आज तो पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि तमाम ताल्लुकात राब्ते मुनक़ता कर दिए जाएं मुस्लिम लीग नून के साथ, किसी को किसी चीज का जवाब नहीं देना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम देख रहे हैं आए दिन के साथ आपका रवैया इनके साथ इतना सख्त क्यों होता जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका कंबर। और बड़े अरसे बाद जो है बड़ा ऐसा सवाल आया, वरना बड़ा मुख्तलिफ सवालात ही रहते थे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन थी उसके वजह से ना तो पीटीआई गवर्नमेंट अकेले बना सकती थी और ना पीएमएलएन। दोनों को हमारी जरूरत थी, या दोनों मिलके बना लेते। तो हमने दोनों पार्टीज से कहा, क्योंकि 2018 में भी हमें इससे ज्यादा तहफ्फुज़ात थे। उस वक्त हमने मौलाना फजलुर रहमान को भी मिलाया और कहा कि मूव ऑन। तो जब ये हुकूमत बनी तो उसमें हमने कहा कि हम आईनी ओहदे साथ रखेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि आगे एक ऐसा वक्त आएगा जिससे प्रेशर दिया जाएगा, तो कम से कम हम उन पर्सनैलिटीज के साथ आगे बढ़ेंगे आईनी ओहदों पे जो प्रेशर बर्दाश्त कर सके। और ये फार्मूला हो गया और इसके बाद जो है वो हुकूमत बन गई। हमने जो हम कोशिश कर सकते हैं, हर लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेशन की, स्टैंडिंग कमेटी के जरिए अकाउंटेबिलिटी की, ड्यूरिंग द बजट अगर जहाँ सपोर्ट की जरूरत हुई वहाँ सपोर्ट, जहाँ वाटर डाउन कराने का मसला हुआ वाटर डाउन कराई, बहुत सारी चीजें। और जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है वो उसको उन्होंने फॉलो भी किया। हाँ, लास्ट ईयर हम जरा गुस्से हुए जब जो है वो सोलर पैनल पे बजट में तो 10% कर दिया, बाद में फिर 18% हुआ और बाकायदा इसका असेंबली में बरहमी भी इस पे की गई। तो अब यहाँ तक तो मामला सही थे। अब जब कश्मीर का मामला आया तो देखिए, हमारा एक हमेशा से स्टांस है और वो ये है कि हर गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत को पूरा करना चाहिए ताकि पार्लियामेंट खुली रहे। पार्लियामेंट पे दरवाजा उसका बंद नहीं होना चाहिए। तो हमने जब हुकूमत ली तो कुछ हमें तहफ्फुज़ात मिले नून लीग की तरफ से, लेकिन हमने हुकूमत बनाई वहां पे कि 7 महीने पार्लियामेंट का दरवाजा बंद ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में एक दफा पार्लियामेंट बंद हो जाए तो उसका बड़ा मसला होता है। अब जो कश्मीर में वाकयात हुए, हम सब ने मिलके ऑन बोर्ड होकर उनको मामलात को सेंसिटिव एरिया ऐसे ही किया।
एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली हल किया गया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर थे उसको नहीं किया गया, क्योंकि वो एक जाती हुई असेंबली का काम नहीं होता है कि वो इस लेकिन तरह से शैला साहिबा, कंसेंसस बिल्ड कश्मीर का करके। ही सिर्फ मामला अगर मसला है, संगीन था। कश्मीर में नून की हुकूमत बन जाएगी, कश्मीर में आप लोगों को भी कुछ सीट्स मिल गई हैं, ये बात मसला कल क्लियर किसी हो की जाएगा। आज भी मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के साथ बैठे हैं, नए सूबों की तलवार आपके सर पे लटक रही है, आप लोग नहीं चाहते कि नए सूबे बने, तो उस पर आप स्टैब्लिशमेंट से कैसे लड़ेंगे? अच्छा देखिए, दी गई पे मुझे एतराज है। हमें इस पे एतराज नहीं था कि लोग कहें कि हमारी जेब में 12 सीटें। ठीक है, रखें आप, हमें इस पे एतराज नहीं है कि आपकी हुकूमत बन रही है। हमें 6 सीटों के ऊपर जो बेईमानी हुई है उसका मसला है। उसमें हमारे 2 कारकुन शहीद हुए, एक नकियाल में, एक जो है लतीफ अकबर के यहाँ, जी और इसके अलावा बड़े मसाइल रहे। हमारे जी, एमएलए की गोली शैला लगी। अब साहिबा अगर वो आप कह रही हैं झूठ कि बन 2 के सीटों कहते का जो रहे। है ना बड़ा मसला है, और साथ में वो ये भी कह रही हैं कि बात ये नहीं है, हम आपके साथ चलते रहे हैं, लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी मैसेजिंग कर रही है वो तो ये कह रही है आपके बंदों से राब्ता भी नहीं करना है। एक मुज़ाकराती कमेटी बैठी थी कि मामलात को हल किया जाए। आपको नजर आ रहा है ये ऐसा ही कुछ होगा, आगे बढ़कर उसमें नहीं हुआ। चीजें जो है बेहतर होंगी, या फिर आपको दोनों में जुदाई कोई नजर आ रही है? देखिए, एक कोशिश हुई कि बातचीत हो, लेकिन जो हमारे पास सबूत थे वो बड़े सॉलिड थे, जिसमें टर्नआउट के सबूत थे और वीडियोस थी, लेकिन वो मामला वहां हल नहीं हो सका। वो ट्राइब्यूनल में ही जाएगा। जी लेकिन जो रवैये हैं वो ये बता रहे हैं कि अब साथ नहीं चला जा अब सकता। अब साथ नहीं जहां चला तक जा सकता। सूबों की शुमाइला बात है, साहिबा वो कह जहां रही तक हैं कि सूबों अब की साथ बात नहीं है, चला जा सकता, मुस्लिम लीग नून के साथ चलना मुश्किल है, इसी वजह से राब्ते जो है वो मुनक़ता किए जा रहे हैं आप लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, शैला रज़ा अब्बास हैं, उनकी एक ज़ीर ख़ातून हैं और बहुत मंजीवी सियासतदान भी हैं, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर पूरी जो पीपल्स पार्टी है इंक्लूडिंग शैला आपा, मुझे इनसे ये तवक्को कभी भी नहीं है कि ये जमहूरियत का साथ छोड़ देंगे या जमहूरियत को डिरेल होने देंगे, क्योंकि इनकी जो लीडर शहीद मोहतरमा बीबी बेनज़ीर साहिबा थी, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उसकी रीज़न पाकिस्तान के अंदर एक आमरीत को मात देना और जमहूरियत के तसलसल को फ़रोग़ देना और जमहूरियत की वापसी के लिए उन्होंने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। और दूसरी बात यह है कि अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उस तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ोरम मौजूद हैं जिसके ऊपर ये बात कर सकती हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप जाएं तो कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसकी शफाफियत के ऊपर जो है वो उंगली ना उठी हो, और जो हार जाता है वो ये कहता है कि जी मैं जीत रहा था, और जो जीत जाता है वो कहता है इससे ज़्यादा अच्छा शफाफ इलेक्शन ही कोई नहीं हुआ। लेकिन आपको मैं पूरे सिनेरियो में एक बात बताती चलूँ कि आपने कश्मीर इलेक्शन के अंदर आवाम का जोश व जज्बा देखा, वहाँ के जो हालात व वाक़यात थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत सिचुएशन ख़राब हुई हुई थी, वहाँ पे लोगों का अमन ख़राब हुआ हुआ था, और तमाम लोग जो वहाँ पे कश्मीरी और मुहाजिरीन में दरार डालने की कोशिश की गई, फिर एक काविश की गई कि उनको कश्मीरियों को पाकिस्तान से अलग करने की साजिश की गई। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल जमात है, जमहूरियत के लिए इनकी खिदमात हैं, इनकी कुर्बानियाँ हैं, इनका खून शामिल है उसके अंदर। तो वो ये ऐसी कोई भी बात या कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे जमहूरियत को ख़तरा हो। और सेकेंडली मैं ये कहती हूँ कि अगर हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनकी मैंडेट को तस्लीम किया है और वहाँ पे ये जीते हैं और वो शफाफ इलेक्शन हुआ है, और जहाँ पे ये लोग हारे हैं वो इलेक्शन ख़राब है या वो इलेक्शन की शफाफियत पे ये सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में फिर ये कैसे जीत गए? हमने भी तो इनका मैंडेट तस्लीम किया है ना। तो ये है कि अगर इलेक्शन ठीक नहीं है तो वो इलेक्शन कैसे ठीक हो गया? शौकत साहब, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इलेक्शंस पर सवालात उठते रहे हैं, और अब तक तो यही लग रहा है कि आइंदा भी ये उठते रहेंगे। आप लोगों का भी बड़ा वाजे एक चीज़ पर स्टांस है, आप लोग कहते हैं कि लेजिटिमेट असम्बली नहीं है, दैट्स वाई हम किसी भी ऐसी तरमीम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो फेडरेटिंग यूनिट्स के हवाले से हो, नए सूबों के हवाले से हो, क्योंकि इलेक्शंस चोरी हुए हैं आपके। अब आप इलेक्शंस को बचाने के लिए चूंकि सड़कों पर निकलने का
तहैया कर लिया। ज़रा ये तो बताएं कि आपकी ये फैसला साजी होती कैसे है, उसकी वजूहत ये है कि जब भी आपका कोई फैसला आता है अंदर से ही लोग खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है 50 दिन का गैप दे दिया, कोई कहता है ये तो अभी होना चाहिए था, तो वो मुनज़्ज़म एक तंजीम नज़र ही नहीं आती। तो ये फैसला साजी कैसे हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात की, दूसरी पीटीआई के हवाले से बात की। मैं दोनों का जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, उसके बाद पीपल्स पार्टी सरगर्म हुई। ये दोनों जो है ये ऐसे नहीं हुई है, इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ है। आप ये समझें कि पीएमएलएन की शायद सियासत को अब वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि डिलीवर तो नहीं हो सका ना। इतनी बड़ी फोर्स इनको दी गई, इनको सपोर्ट मिली पीपल्स पार्टी की, एमक्यूएम की और जमातों की, इनको हुकूमत बना के दी गई 17 सीटों पे। लेकिन क्या हुआ मुल्क के साथ? कर्जे कर्जे ही चढ़ गए और तिजारती खसारा बढ़ा। लोग यहाँ से चले गए, सरमायाकारी निकल चुकी, बेरोजगारी बढ़ चुकी, महंगाई में इजाफा हुआ। ये सारी चीजें हुई और हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। तो जाहिर है एक पता फेंका गया मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। अब पीपल्स पार्टी उसके सामने आ रही है। जाहिर बात है पीपल्स पार्टी यहाँ से हट गई तो ड्राम करके हुकूमत गिर जाएगी। तो लेकिन मैं अगेन ये बात भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी का जो एक मौकफ है कि हमने तो इसलिए इनका साथ दिया क्योंकि हम जमहूरियत को बचाना चाहते थे, पार्लियामेंट को बचाना चाहते थे। मैं यहाँ इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट तो इमरान खान के दौर में भी चल रही थी। अगर आपने पार्लियामेंट को बचाना था, जमहूरियत को बचाना था, तो उस वक्त भी वही जमहूरी पार्लियामेंट थी, उसमें आप भी थे, हम सब थे। तो वो कौन से हराम हो गई, ये कैसे हलाल हो गई? जब आप कहते हैं कि जी ये डिलीवर नहीं कर सकते, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, लेकिन हम साथ इसलिए दे रहे हैं कि हम पार्लियामेंट को बचाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा तजाद भी नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आपने बात की, देखें आज पीपल्स तारीख इंसाफ नहीं है वहां पे आजाद कश्मीर के इलेक्शन में। अगर होती तो ये सारा मलबा पीटीआई के ऊपर डाला जाता है कि जी ये शोर मचा रहे हैं। लेकिन आज इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ, एक्सपोज हो गए, अब ये एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं और यहाँ तक इल्जामात लग रहे हैं कि जी एक दूसरे से अलग होने की बातें हो रही हैं। अब अवाम को क्या फायदा हुआ? मुझे बताएं कि अवाम को कोई रिलीफ मिला? तो इस जुर्म में तो पीपल्स पार्टी भी शरीक है, अगर ये मानती है कि हुकूमत नाकाम हो गई है। तो बहरहाल अब जाहिर है हमारे पास क्या रास्ता रह गया। हमने तो बड़ी कोशिश की कि जी इमरान खान से मुलाकात हो जाए, हम नहीं, चीजों को ऐसे स्मूथ में किया आपका रोल जाए। फिर बढ़ जाता है ना। देखिए, आपका रोल है कि जब डिलीवर नहीं हो रहा, दोनों सियासी जमातें जो कि इत्तेहादी हैं एक जी दूसरे जी, पर तो वो इल्जाम मैं आ रहा तराशी हूँ, उसी करेंगे, पे आ फिर रहा हूँ। ओपोजिशन का रोल तो सबसे ज्यादा अहम होता है। और देखिए आपका उसी रोल पे ये है कि आप लोग सिर्फ जलसे जुलूसों तक ही हैं। नहीं, रोल देखे ना, अब जाहिर है तहरीक ही चलती है ना। जब ये हमारे खिलाफ कर रहे थे, कोई ट्रेन मार्च कर रहा था, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा था, कोई धरना दे रहा था, तो जाहिर है ये अपोजिशन की जमातें थी। लेकिन हमने उस वक्त इनको छेड़ा नहीं, हमने कहा ठीक है कर लें आप। हमारे खिलाफ तो ये बाकायदा फोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा पंजाब पुलिस ने गोलियां चलाई, लोगों को मारा, लोगों को गिरफ्तार किया, अभी तक दर्जनों लोग गिरफ्तार हैं। तो अब तो देखे ना, इन दोनों ने मिलकर हमारी सियासत खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई। इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है बताएं मुझे? हालांकि कि मुल्क इसके काबिल नहीं है कि इसके खिलाफ तारीखें चले, या क्योंकि माशी तौर पे मुल्क बहुत ज्यादा तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन ऑप्शन क्या है हमारे पास? हमने बहुत कोशिश की, हमने पार्लियामेंट के अंदर भी बात की, हमने ये बात तो करते हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए आए, लेकिन मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं देते चलें हैं। इस ऑप्शन पे ही बात और करते हैं। एक छोटा सा तो ब्रेक मैंने लेना है। वी विल बी तो राइट बैक हम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। शौकत यूसुफजई का भी बड़ा डिटेल आया, उस पर शैला रजा साहिबा से गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डिबेट एट 8 हम बात कर रहे हैं, सियासी डायलॉग कर रहे हैं, ख़ुसूसन जो हालात बनने जा रहे हैं सियासी, इस पर बातचीत हो रही है। एक तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं स्ट्राइक कर रहे हैं कराची के अंदर, और इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप्स पर भी किल्लत है। लाहौर की मेट्रो बस जो है उसने 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है। तो मुल्क के ओवरऑल हालात, जिस तरह से सियासी मंजरनामा हमें नज़र आ रहा है, इस तरह से मौशी तौर पर भी हालात ऐसे डोल रहे हैं। तो अब कौन बचाएगा मुल्क को? हम आज का ये जो शो है, ख़ुसूसन जब हम अगस्त में बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, तो डिबेट भी हमारी ये होनी चाहिए कि कौन बचाएगा इस मुल्क को। तो शैला साहिबा, इससे कबल जो हम डिबेट कर रहे थे उसमें यही था कि आप लोगों का रोल जो है वो बड़ा
इस टाइम क्रिटिकली देखा जा रहा है। एक तरफ आप अपने इत्तेहादियों को जो है वो खींच रहे हैं, दूसरी तरफ आप आवाम को कह रहे हैं हमने तो सिस्टम बचाने के लिए ये कुछ किया हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं आप पुरानी तनख्वाह पर वापस आ जाएंगे, ये सिर्फ खाली शोर शराबा डाल रहे हैं, वो भी कश्मीर इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। अब पुरानी तनख्वाह पे तो राना सनाउल्लाह साहब आपकी पार्टी काम कर रही है, सिवाय वजीर आजम को आप ही के कैबिनेट के एक मेंबर ने कह दिया है कि फेल हो गए, तो उनको तो ये जवाब है। दूसरी बात जो है, जवाब ये है कि हमें कहा गया कि हम जमहूरियत के लिए बात कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि जमहूरियत का मतलब क्या है। आप कश्मीर में वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं जिसे लोगों ने वोट नहीं दिए, जिसमें आपने लोगों को मारा, जिसमें आपने टोटल जो हद से ज्यादा टर्न आउट हुआ है वो 25 हुआ है, वो भी कहीं कहीं फीसद, लेकिन आपने कब्जा करके चौधरी यासीन की पोलिंग स्टेशन पे 90% टर्न आउट दिखाया। तो क्या आप जमहूरी तरीके से चल रहे हैं? हम हर वक्त यही हम बर्दाश्त करते रहे। आरओ 2018 में जो है सिस्टम बैठा, हमने बर्दाश्त कर लिया। उससे पहले आरओस का इलेक्शन हुआ तो 13 में हमने बर्दाश्त कर लिया। हमें जो है वो नहीं इलेक्शन लड़ने की इजाजत थी तालिबान की तरफ से, हमने बर्दाश्त कर लिया। आप हमसे सहारा लें। आज अभी आपकी नेशनल असेंबली में ठीक है कि हो गई, आपकी जरूरत पूरी हो गई, लेकिन आप अभी भी आप सेनेट में हैं मसाइल में। तो इसका मतलब है कि पीटीआई जो क्लेम करती थी 2024 के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त करती थी, वो भी यही कहती है कि इलेक्शन जब भी होते हैं नून लीग धांधली करती है। देखिए तो पुरानी बात है, लेकिन ये भी आरटीएस से आए थे ना, ये कौन सा सीधे सीधे आ गए थे? ये तो बिल भी पास नहीं कर सकते थे। ऐसे इनकी जो है साजे की हंडिया थी जो फूटती रहती थी बाजार में, फिर आर्मी चीफ को फोन करते थे इनके बानी। तो ये भी इसी तरह आए थे। तो मैंने पहले इसको कह दिया था। तो अगर आप ये समझते हैं कि हम जो है इस पार्लियामेंट के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हम आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं जमहूरियत को, लेकिन हम आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हमारे लोग निशाना बने। तो पहली बात तो ये है कि सिंध को डिवाइड, अगर सिंध डिवाइड हुआ तो क्या करेंगे आप फिर? जी देखें, पहली बात तो यह है कि एक तो मैं शौकत यूसुफजई को बता दूं कि आपकी पार्लियामेंट को हमने आईनी तरीके से हटाया है, गैर आईनी तरीके से नहीं। दूसरी बात जो है वो ये है कि सूबे जो है ना तो नून लीग, ना पीटीआई और ना पीपल्स पार्टी फैसला कर सकती है। हर सूबे में अवाम का ये फैसला होता है, क्योंकि जब आइन का पहला सफा खोलते हैं तो उसमें है हाकमियत अल्लाह ताला की और जमीन अवाम की। तो जिस सूबे में अवाम चाहते हैं वहां पे कंसेंसस होकर सूबे बन सकते हैं। मेरे सूबे के लोग नहीं चाहते, मेरे सूबे के लोग नहीं चाहते, मेरी पार्टी की मजाल नहीं है कि अवाम के खिलाफ जा सके। शुमाइला साहब, एक रेफरेंडम की भी बात हुई थी बीच में कि अवामी राय ले ली जाए सूबों के हवाले से। आप समझती हैं कि अवामी राय ली जानी चाहिए? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, पेट्रोल पंप्स वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, हुकूमत पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जमात इस्लामी ने 16 तारीख दे दी है धरने की, 27 तारीख को इनका धरना आ रहा है। कैसे आप ये सारा कुछ मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हुकूमत जो है वो किसी भी एहतजाज या किसी भी कोई लड़ाई, दंगा फसाद, डंडा सोटा लाठा उठाकर कोई लोग बाहर आ जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत है वो उसके नर्व्स को इस तरह वीक किया जाएगा? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर उनका एहतजाज महंगाई के लिए है, उनका एहतजाज पेट्रोलियम मसनूआत के लिए है, तो हम हर उस एहतजाज को वेलकम करते हैं जो कानून और आइन के दायरे के अंदर रहकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए। हमने भी माजी में एहतजाज किए हैं, हमने भी जलसे किए हैं, हमने भी जुलूस किए हैं, पीपल्स पार्टी वालों ने भी किए हैं, दूसरी दीगर जमातें जो हैं वो भी निकलती हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी जो है वो निकले थे, तारुल कादरी साहब का धरना भी मुझे याद है। मकसद कहने का ये है कि आप उस आड़ में आकर अपने मुतालबात क्या मनवाना चाहते हैं। आप ये पसे पर्दा रहकर चीज़ आप कहें कि जी हम पेट्रोलियम के लिए, अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत के लिए अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अमेरिका और ईरान के लिए एहतजाज करना होगा कि वहाँ के हालात बेहतर जैसे ही होंगे, हमारी पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो खुद ब खुद निरख नीचे आ जाएंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से और ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है
उससे जो आलमी सतह के ऊपर जो शुमाइला पेट्रोलियम साहब, की पिछले मसनूआत पूरे बनी हफ्ते है, में कीमतें उसका कम आई इम्पैक्ट हैं। यहाँ भी अभी आया। डॉलर जो है अब 80 से नीचे भी गया, तब भी वो कीमतें वो वाली कम नहीं हुई जो कि बढ़ी थी जिस तरह से। नहीं, लेकिन पेट्रोल की कीमत फिर कम हुई है और रोजाना देखिए, मैं ये नहीं कहती हमें आम आवाम की जिंदगी में आप 2 रुपए मुश्किलात कम का करके 8 रुपए तदारुक बढ़ा है, देंगे तो फिर उसका अदराक है। ग्रॉस इफेक्ट क्या होगा? हमें आवाम की मुश्किलात का इदराक है। हम ये नहीं कहते कि कौम ने मुश्किल वक्त नहीं देखा। कौम हमारे, मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि गरीब आवाम मुश्किल में है, और इसमें देखें कि हमने हर रोज़ाना की बुनियाद पे जो ओगरा की जो समरी, ओगरा की जो रेट लिस्ट है और उसकी जो मॉनिटरिंग है, उसको हर रोज़ की बुनियाद बेस पे हमने मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि जो पेट्रोल का जो है कोई ज़ख़ीरा ना कर दे, कोई ब्लैक मार्केट ना शुरू कर सही। दे, और उसका तसलसल कायम रहना चाहिए। आपने देखा है कि कहीं भी पेट्रोल के लिए लाइनें नहीं लगी। ठीक। शौकत यूसुफ जही साहब, आप मुझे ये बताएं कि 27 तारीख को आप लोगों ने कहा है कि ये रिहाई मार्च नहीं है, मतलब इमरान खान साहब जो रिलीफ लेंगे वो अदालतों से ही लेंगे, ये रसाई मार्च है। आप लोग इतना बड़ा मोमेंटम बनाते हैं, वो कहते हैं आए जी आपको मार्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल मुलाकात कर लें या आपके केसेस अदालतों में लग जाएंगे, फिर रोक देंगे मार्च। देखें, इस चीज़ को सिर्फ ये ना लें, इस मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, जो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो आवाम को लूटा जा रहा है। देखिए, तेल पेट्रोल की बात क्या ये हो रही है, तो क्या कोरोना के, इतना बड़ा कोरोना आया था मुल्क के अंदर, तो हमने अपने लेवी जो है वो जीरो कर दिया था, पेट्रोलियम लेवी। आज पेट्रोलियम लेवी जो है वो 200 तक पहुंचा हुआ है। तो ये आवाम की जेबों पे डाका डाला जा रहा है। बहुत परेशान है लोगों का, ये जो रोजाना के हिसाब से अब कम बेशी कर रहे हैं, ये तो इससे तो लोगों का ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया इन्होंने लोगों को। तो पाकिस्तान की जो मईशत है उसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। ये कोई, इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई लाइन ऑफ एक्शन है। बात हमारे उस पे हो जाती है कि जी ये पुरअमन रहेंगे तो हम वेलकम करेंगे, पुरअमन। हम कब पुरअमन नहीं रहे हैं? एहतजाज करने के लिए आते हैं तो आप लाठियां बरसा देते हैं, गोलियां चला देते हैं, और आप कहते हैं आप पुरअमन नहीं रहते। हमने कब, हम कौन सा ये अलगार करके आए हैं? तो बात यह है कि हुकूमत के पास कोई अवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है इस वक्त। जब से ये हुकूमत आई है, आप देखें 40,000 अरब से ज्यादा कर्जा हो गया है, और 1 रुपए का रिलीफ आज तक नहीं दे सके हैं। आपने खुद कहा कि पेट्रोल जो है वो 2 रुपए सस्ता होता है तो 8 रुपए महंगा हो जाता है। तो इसमें अवाम क्या करे, किधर जाए? भाई, ईरान और अमेरिका की जंग है, तो सिर्फ पाकिस्तान उससे मुतासिर हो रहा है, बाकी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस वक्त सारा मलबा। अब आप मुझे बताएं कि बिजली का बिल, आप देखें, मैंने एक नई चीज नोट की है उसमें, एक एक चीज टैक्स। उसमें डाला है, एक्स्ट्रा टैक्स। यानी सारे टैक्सों के बाद एक टैक्स और डाला है, एक्स्ट्रा टैक्स, और एक और टैक्स डाल दिया नया, फर्दर टैक्स। इसका क्या मतलब है? और ये 308 अरब रुपए 3 महीनों में इकट्ठे हुए हैं। अब मुझे बताएं कि ये गरीब आवाम है यार, खुदा के लिए, कि क्यों, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? 308 अरब सिर्फ ये 2 टैक्सों से लिया है, एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स। ये बिजली के बिल में कहाँ इस्तेमाल होता है? ये कोई तार का नाम है या कोई करंट का नाम है? ये क्या है? इतने सारे 13 के 15 टैक्स आपने डाले हैं ये बिजली के ये बिल ये में। यार, कौन से सिंपल सी टैक्स दुनिया हैं है शुमाइला कोई। साहिबा? 308 अरब रुपए के ये जो ये इकट्ठे किए हैं, एक्स्ट्रा इनको टैक्स नहीं फिर पता फर्दर होगा, टैक्स। इनको इनको नहीं पता होगा, इसलिए कि बिजली का बिल इनके लिए कोई और जमा कर रहा होगा, क्योंकि हम तो खुद जमा करते हैं, इसलिए मैंने देखा है। तो नहीं नहीं मैं शुमाइला फिर मैंने साहिबा उसका पूरा पूरा बड़े डिटेल मांगी ग्रास कि रूट ये लेवल इसका से आई हैं और वो मेरा ख्याल से वो जमा कराती होंगी बिजली का बिल। देखिए, बात यह है कि मैं तो टैक्सेस के वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ, और मैं ये जी कहती जी हूँ कि मेरा भी वही मौक़िफ़ है जो वज़ीर आज़म का है, जो हमारी हुकूमत का है, कि हम आवाम के ऊपर बेजा टैक्सेस नहीं लगाना चाहते। लेकिन आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हम IMF के प्रोग्राम के अंडर चल रहे हैं। हम अब IMF के प्रोग्राम के अंडर चलने से हम वो तो जितना हमें टैक्स आवाम के ऊपर इम्पोज करने के लिए कहते हैं, आप यकीन माने कि अगर उनकी सारी बातें मान जाएं तो आप गरीब का जीना दोभर हो जाए। पाकिस्तान में जो हम तो ये चाहते हैं कि कशकोल टूटे और पाकिस्तान जो है अपने रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो पाकिस्तान जो है अपने रिसोर्सेज के ऊपर सरवाइव करे। लेकिन आपको और सबको ये पता है
कि हम लोग IMF के प्रोग्राम के साथ ठीक। चल रहे हैं और IMF को जिन IMF की लोगों वजह ने से हक टैक्सेशन दिया और ये था, शैला जिन साहब लोगों ने फाइनल कमेंट्स पाकिस्तान आपके को लूंगा और दिवालिया उसके बाद करने फिर का प्रोग्राम देखिए को मैं क्लोज नोट करूंगा। कर दूं, जी एक देखिए चीज मैं मैं ये नोट कर दूं, समझती हूँ कि पिछले दिनों $14 जो है वो कीमत नीचे आई, लेकिन पाकिस्तान ने 1 रुपया कम किया और 2 दिन वो 1 रुपया कम करने के बाद दोबारा 1 रुपया 60 पैसे का इजाफा कर दिया। मैं इससे इत्तफाक करती हूँ कि खित्ते के ममालिक की हुकूमतों ने बोझ खुद उठाए, लेकिन हमारे यहाँ अवाम पे डाला गया और पहले से जो मौजूद तेल था उसको भी नई जी। कीमतों पे बेच के तेल की कंपनियों को चले फायदा चले हम पहुंचाया देखते हैं गया। फिर पीपल्स तो पार्टी क्या करती है, ये आवाम पे बोझ डल रहा है क्या, ये इसी हुकूमत का हिस्सा रहेगी या इसे वाकई छोड़ देगी, ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक है या नहीं, ये हम आवाम भी एनालाइज कर लेगी। शौकत साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहते हैं फिर प्रोग्राम क्लोज करते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो इमरान खान की हुकूमत जो मिलकर खत्म की थी ना, तो इसी बुनियाद पे खत्म की थी कि जी महंगाई है। तो उस वक्त तो देखे ना, उस महंगाई के दौर में भी 150 रुपये पेट्रोल था और 6.2 ग्रोथ रेट था। आज 4 साल हो गए इमरान खान की, तो 3.5 साल की हुकूमत थी ना, अब सारा मलबा उस पर डाल रहे हैं। 4 साल में आप अभी तक ये 11 अरब की जहाज खरीद लिया। वो IMF ने मना नहीं किया आपको कि 11 अरब के जहाज क्यों खरीद रहे हैं? यानी आवाम के पैसों से ऊपर आप मजे कर ठीक। रहे हैं और आप कहते हैं कि जी IMF हमारे ऊपर का वो प्रेशर डाल रहा है। तो क्या हमने आपको हुकूमत इसलिए दी थी कि आप ठीक, IMF का बहुत बहुत प्रेशर शुक्रिया लेकर आप तीनों मौजूद आवाम के मेहमान ऊपर प्रेशर गिरामी का। डालें? नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आपने कमेंट्स मुलायजा किए, डायलॉग कमेटी क्या कर रही है, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे बुशरा बीबी से क्यों मुलाकात करना चाहते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इमरान साहब, आप लोगों ने एक दरख्वास्त दायर की है, बुशरा बीबी से मुलाकात की। पार्टी जो है PTI की बात करें अगर, वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखती है आप लोगों से और वो ये कहती है कि जो डायलॉग कमेटी है ये सिर्फ अपने मफादात के लिए काम कर रही है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही PTI कोई ओन करती है। तो आप अगर मुलाकात करेंगे, एक तो अव्वल पहली बात यह है कि बड़े अरसे से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही है, मुलाकात करेंगे तो क्या एजेंडा होगा आप लोगों का, क्या बातचीत वहाँ पे एक्सपेक्टेड है? क्योंकि आप लोग ज़ाहिर बात है किसी एजेंडे के तहत चल रहे हैं और उसके तहत मुख्तलिफ मुलाकातों का भी आपने एक सिलसिला बनाया हुआ है। तो खसूसन इमरान खान या बुशरा बीबी से आपको मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है तो व्हाट वुड बी द एजेंडा? बिस्मिल्लाह। देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा साहब कि PTI के जो दोस्त हैं वो तो बेचारे वो नादान दोस्त हैं ना, और उनका प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत जल्दी इतने बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं, क्योंकि टॉप टियर तो साफ हो गई थी। कुछ जो है वो जेल चले गए, कुछ से पार्टी छुड़वा दी गई। तो इन लोगों के हाथ में पार्टी आई और इनको बड़ा मौका मिला 3 साल के ये कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दिखाते, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट। मैं उनको ब्लेम भी नहीं देता, इसलिए कि उनका तजुर्बा ही नहीं है इन सारी चीज़ों का। तो वो अपनी तय तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़ाहिर है किसी की ख्वाहिश नहीं है कि PTI डैमेज हो। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो ऊपर से कहते हैं वो अंदर से वो नहीं है। अंदर से रले मिले हुए हैं सबके सब। जो है वो सब तो नहीं कहना चाहिए, बट मोस्टली रले मिले हुए हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, और वो आपको नज़र भी आता है कि कोई पब्लिक मोमेंटम बनने खुद नहीं देते। अगर ये करना था, 27 सितंबर का इंतजार क्यों? क्या बात है, 55 दिन का क्या हिसाब है? यानी 5 और 5 10 और फिर 10 में से 0 हटाएं तो 1। और आई डोंट नो कौन से हिसाब चल रहे हैं, हिसाब किताब चल रहे हैं। भाई आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें तो आपने बस अनाउंसमेंट करनी थी कि चलो भाई चलते हैं इस्लामाबाद, और ये 27 सितंबर को भी कुछ नहीं करेंगे। सो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई खास इम्पैक्ट कर पाए। सो नंबर 2 बात ये जो आपने सवाल किया कि हम क्या बात करेंगे। देखें, 9 माह हो गए हैं इमरान खान और बुशरा बीबी से किसी को भी मिले हुए, और कोई इधर से कोई शिश भी ऐसी नहीं नजर आ रही कि वो उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हो। इनफैक्ट देयर आर मेनी पीपल जो मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो अगर मिलने जाएंगे तो इमरान खान उनको एक नया असाइनमेंट पकड़ा देंगे कि जी तुमने लेकिन बात इमरान मत साहब वो करना तो है। कहते हैं कि हमने दरखास्तें भी दी हुई हैं, जाके अडयाला जेल बैठते भी हैं, व्हाट एल्स वी कैन डू? या बैठते कौन बैठते हैं? आप अलीमा खान के साथ 10 लोग, बाकी सब कहाँ होते हैं? कहाँ कौन सा पब्लिक प्रेशर बना दिया? देखें, मैं कन्फ्रंट नहीं करना चाहता उनको, लेकिन साफ नजर आता है कि कोई ऐसी पब्लिक एफर्ट उनकी तरफ से है नहीं।
तीन चीजों में फेल हुए हैं। क्या करना चाहिए था? नंबर वन, इनको भरपूर पब्लिक प्रेशर बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान आज भी मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सन है पाकिस्तान के अंदर। जेल में रह के बगैर निशान के उनको वोट मिल जाते हैं सारे, तो इसका मतलब अब पब्लिक तो तैयार है। सो दे फेल्ड। अब जो जो भी होगा ना, अब इनसे बात करो, ये कहेंगे जी वो बड़े बड़े डंडे मारते हैं, वहाँ टीयर गैस फायर करते हैं, तो इनका क्या ख्याल है कि वो वहाँ तहजीब बेकरी के बिस्किट्स लेके खड़े होंगे कि आए जी बिस्मिल्लाह आप आ गए, तो ये बिस्किट खाते थे और रेड कारपेट बिछा दी है आपके लिए। एजिटेशन तो हमेशा ही सख्त माहौल में होती है। ये तो इनकलाब लाने जा रहे हैं। वो को क्या इनकलाब लाएंगे जो एक वहां स्पीकर के पास जाके अपनी गाड़ी की बात करते हैं कि मेरी गाड़ी, मुझे गाड़ी दूसरी दे दें। ये लोग ये इनकलाब की बात ना ना करें फिर। तो एक तो ये इसमें फेल हुए, पब्लिक मोमेंटम नहीं जनरेट कर सके। नंबर दो, जो चीज करनी चाहिए थी वो थी कि ग्रैंड ऑपरेशन अलायंस एक बनाते, जिसमें सारे ऑपोजिशन जमात के लोग होते। उसमें वन ऑफ द एजेंडा ये हो सकता था कि इमरान खान की रिहाई भी एक एजेंडा होता। जाहिर है कि मेन एजेंडा ना होता। अगर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस होता है तो ऑपोजिशन की तो डिमांड ये नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान है, जमात इस्लामी है, और बहुत सारी जमातें हैं, जो पीर पगाड़ा साहब हैं, ये लोग वो हैं जो हुकूमत से बाहर बैठे हैं, नाला है। तो एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं हुआ। एक दिन मौलाना साहब को कोई खिताब देते हैं, एक दिन कहते हैं कि हमारे रूहानी बाप हैं, फिर अगले दिन उनको ख्याल आता है कि नहीं नहीं, ये तो आदमी ठीक नहीं। तो एक वो नहीं कर सके। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, इक्वली इम्पोर्टेंट था, वो था डायलॉग, कि किसी तरह डायलॉग कर लेते। वो भी नहीं किया। अब जब हमने डायलॉग की बात शुरू की, तो सबसे पहले तकलीफ हुई पीटीआई को कि जी ये कौन होते हैं डायलॉग करने वाले? भाई आप कर लें डायलॉग, ये कौन होते हैं? हम वो होते हैं जो आपसे बहुत लेकिन लेकिन इमरान साहब, वो डायलॉग की बात आपने की, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था आगे, लेकिन नहीं चल सकी वो सर डायलॉग नहीं, की कैसे बात। आप करने नहीं चल सकी? बिल्कुल चल रही है। 6 माह तो हुए हैं सिर्फ हमें ये काम शुरू किए। जब हमने डायलॉग की बात की, इन्होंने कहा कि नहीं जी डायलॉग हम इनके साथ नहीं करेंगे, तो भाई किसके साथ करेंगे? फिर उनके साथ कर लें। फिर हमारी नहीं, बातचीत आपकी रुकी। आपकी किस सतह पर डायलॉग की बात हो रही है, उसकी क्या अपडेट है, क्या आपने अभी तक अचीव किया उसमें? देखिए, मेरी 3 या 4 मुलाकातें हैं शाह महमूद कुरैशी और अडियाला जेल के असीरान जो लीडर्स हैं उनके साथ हुई। वो बिल्कुल तैयार हैं डायलॉग के लिए, बैठ के बात करने के लिए। वो हमारे एजेंडे को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं। वो समझते हैं कि टकराव की सियासत से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, मुमकिन आगे बढ़ना है, और इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड चाहिए है, सियासी फजा चाहिए है, तो डायलॉग के जरिए ही होगा। और क्या कामयाबी मैं ला के दूं आपको? दूसरी चीज कि जो स्टैब्लिशमेंट, आज तक वो उन्होंने कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं दिया कि वो डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम हमारी बात सुन तो रहे हैं। हम हमारे से सुन तो रहे हैं। कोई कोई है तो सही कहने वाला कि भाईजान डायलॉग के जरिए मामला हल हो सकते हैं। इमरान खान पॉपुलर आदमी है, पीटीआई पॉपुलर जमात है। आप एक पॉपुलर जमात को इस तरह खत्म नहीं कर सकते। ले, और वो भी कौन लोग खत्म करेंगे? ये शहबाज इमरान साहब, शरीफ। आपकी आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आप लोगों के मौक़िफ़ की तायद की है, बट शाह महमूद कुरैशी साहब तो खुद ज़ेर-ए-ताब हैं। आपको रिलीफ लेना है तो इस्टेब्लिशमेंट से लेना है या फिर हुकूमत से लेना है, और उन्हीं से डायलॉग आपके कामयाब रहेंगे। उसमें क्या अपडेट है आपकी? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, मुझे पहले पीटीआई से भी तो बात करनी है ना। पीटीआई में मुझे तो जो माकूल आदमी नजर आते हैं वो वही हैं जो अडियाला जेल में हैं। जो बाहर हैं वो तो 1 मिनट के लिए भी जेल गए नहीं मेरे भाई। या वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत गिराई। लेफ्ट राइट तो वो बैठे होते हैं जिन्होंने हुकूमत गिराई साजबाज करके। तो वो पीटीआई का फैसला करेंगे? आज वो इतने सगे हो गए। सो मुझे नहीं लगता कि वो फैसला कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं पीटीआई का एक फाउंडर मेंबर हूँ। मुझे किसी मजबूरी के साथ पार्टी छोड़नी पड़ी, छोड़ी। अगर ये मेरी मजबूरी नहीं समझते तो कोई बात नहीं, अल्लाह ना करे कि इनके ऊपर वो दिन आए जिनको मजबूरी समझ आए। लेकिन क्योंकि ये गैर सियासी लोग हैं, तो लिहाजा इनको शायद समझ भी नहीं आती। फिर ये अब डायलॉग पे आ गए हैं कि जी हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। फिर हमने बात की नेशनल हुकूमत की कि जी नेशनल हुकूमत फॉर्म करें। अच्छा, डायलॉग के लिए हमने इस्टेब्लिशमेंट से भी बात की। मैंने आपको बताया कि हम उनको कोशिश कर रहे हैं राजी करने की, और जिसमें अभी तक हमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। कोई ऐसा नहीं है कि वो तैयार है, वो कहते हैं जी आप जाएं, जाके बात कर गए, यही हमारी शरायत है। कुछ भी नहीं हुआ। और हुकूमत से भी हम जो मुलाकात। इस्टेब्लिशमेंट से आपकी बात हुई थी, उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सी बात पर रजामंदी जाहिर की थी, मतलब यानी वो विलिंग भी हैं इवन बात करने के लिए? नहीं, मैंने तो आपको बिल्कुल क्लियर बताया ना कि उनकी तरफ से कोई इंडिकेटर या कोई ऐसा इशारा नहीं है कि वो बात करने के लिए तैयार है।
लेकिन जाहिर है इन चीज़ों में टाइम लगता है, अगर आज नहीं तैयार तो कल हो जाएंगे। हम अपनी कोशिश तो इमरान साहब, करेंगे। आजकल के जो हालात जिसमें मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट है, फिर आपको मालूम है कि कारकर्दगी है, उस पर बड़ा फोकस किया हुआ है। आप समझते हैं कि कोई स्पेस बन जाएगी पीटीआई के लिए ऐसे हालात में, या एस्टैब्लिशमेंट राजी हो जाएगी बात करने के लिए? मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई के पास इन 3 सालों में कभी सुनहरी मौका था ना, तो वो आज है। मोहसिन साहब की जो ये स्टेटमेंट आई है, इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर है कि उल्टी गिनती शुरू हुई। इस उल्टी गिनती में अगर पीटीआई छोटे सूबों की और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की हामी है, हामी नहीं है बल्कि उसकी एडवोकेट जमात है। इमरान खान साहब का अपना मंसूबा, उनके प्लान, उनके सारे बयानात आप देख लें, इज फॉर इट। और एक वो आदमी जो पॉपुलर आदमी है, जिसके पास पॉपुलर जमात का मैंडेट है, जो छोटे सूबे चाहता है, वो जेल में है। सो ये बात तो लामला होनी होनी है किसी न किसी दिन, क्योंकि एजेंडा एक है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे बनाने हैं तो बात होगी, क्योंकि इनसे तो बात नहीं हो सकती। आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 27 तारीख का जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप इसे कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि पीटीआई एक बड़ी तादाद में लोग ले आएगी, या फिर आप इसे एक 26 नवंबर की तर्ज का एक एहतजाज देख रहे हैं, जो कि बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आज किसी जमात में ताकत है ना पब्लिक निकालने की बाहर, तो वो पीटीआई के पास है। लेकिन पीटीआई की, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से अवाम भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि ये छोड़ के भाग जाते हैं बीच में से पिटने के लिए अवाम को। और इनके अपने भी अजाइम जो है वो कोई खास नहीं होते। तो लिहाजा मुझे वेरी अनफॉर्चुनेटली बट आई हैव नो होप्स कि 27 तारीख को कोई बहुत बड़ा ये पब्लिक इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर शिफ्ट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान साहब मौजूद थे, साबिक गवर्नर सिंध, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। कमर जैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।